हाय लबासना ड्रीमर्स, हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। मध्यकालीन भारत के इतिहास में भी हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ रहे हैं। दिल्ली सल्तनत में भी इस समय हम दूसरी डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे जिसे बोलते हैं खिलजी डायनेस्टी। पूरी दिल्ली सल्तनत में कुल 5 डायनेस्टी शासन करेंगी, कुल 5 वंश शासन करेंगे, जिनमें से पहला होगा गुलाम वंश, दूसरा होगा खिलजी वंश, और तीसरा होगा तुगलक वंश, चौथा होगा सैयद वंश और पांचवा होगा लोधी वंश। लोधी वंश के समाप्ति के पश्चात ही मुगल भारत में आ जाते हैं। तो दिल्ली सल्तनत में पहली डायनेस्टी हम लोगों ने अभी तक की वीडियो में फिनिश कर दिया है। अभी हम लोग खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे, जिसके संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी को बोला जाता है। जलालुद्दीन अब खिलजी वंश और गुलाम वंश में एक विशेष अंतर यह था कि खिलजी वंश में उत्तराधिकार चुने नहीं जाते थे, जबकि इससे पहले क्या होता था गुलाम वंश में कि अपना उत्तराधिकारी राजा खुद बना करके जाता था, खुद बता करके जाता था। जैसे इल्तुतमिश ने रजिया सुल्तान को बता करके कहते कि रजिया सुल्तान मेरी शासिका बनेगी, मेरी उत्तराधिकारी होंगी। और जब बलबन जाता है तो बलबन कैखुसरो को बोल करके जाता है, मीन अपने सबसे बड़े पुत्र शाह मोहम्मद के बेटे को बोल करके जाता है कि अब ये बनेंगे राजा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, कैकुबात को बना दिया जाता है, वजीर धोखा देता है। तो इस प्रकार की नीतियाँ चलती हैं, लेकिन खिलजी वंश में ऐसा कुछ नहीं होगा। और खिलजी वंश में मेरिटोक्रेसी थी, मीन जो योग्य होगा उसी को पद दिया जाएगा, जो योग्य होगा उसी को पद दिया जाएगा। उसके उत्तराधिकारी को केवल इसलिए पद नहीं दे दिया जाएगा क्योंकि वह एक पर्टिकुलर किसी वंश का या किसी जाति का है। लेकिन गुलाम वंश में ऐसा होता था कि यदि आप तुर्की हो तो आप उच्च पद पर विराजमान रहोगे, और यदि आप तुर्की नहीं हो तो आप निचले पद पर बैठे रहोगे। तो ये दो तीन अंतर होता है खिलजी वंश और गुलाम वंश में। खिलजी वंश में जलालुद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे। खिलजी बेसिकली था कौन? खिलजी एक अफगानिस्तान में एक कबीला हुआ करता था, और उस कबीले का सरदार कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी होता क्या है कि इल्तुतमिश के शासनकाल में ये लोग भारत में आते हैं और नौकरी तो स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन मुख्यतः यह बलबन के काल में अपनी सेवा दिल्ली सल्तनत के लिए प्रारंभ करता है। अबे यह तो कुशल सेना नायक के रूप में इसको ख्याति मिली हुई थी, लेकिन यह इसका जो नामकरण होता है, इसको उपाधियां मिलनी स्टार्ट होती हैं, वो कैकुबात के समय में मिलता है। कैकुबात के समय में इसको क्या बोला जाता है? इसको कैकुबात ने इसको जलालुद्दीन को बोला क्या? बोला कि आप शाइस्ता खां हो, शाइस्ता खां। और शाइस्ता क्या मतलब? एक सेना का मंत्री हुआ करता था, ठीक है। तो इस प्रकार से होता क्या है कि कैकुबात के समय में यह उच्च पद पर इसको बुलाया जाता है, उच्च पद पर बैठा दिया जाता है। अब चूंकि ये गैर तुर्की समझा जाता था, ये लोग लंबे समय से अफगानिस्तान में रहते थे, तो अफगानिस्तान में उसी की कल्चर को ये लोग एडॉप्ट कर लेते हैं। तो इसकी वजह से जो भारतीय तुर्की थे वो खिलजियों को गैर तुर्की समझते थे, जबकि वास्तव में तो थे ये तुर्क, लेकिन चूंकि एक लंबे समय तक अफगानिस्तान में रहने के कारण इन्हें अफगान समझा जाता था। तो जब कैकुबात के समय में इनको ऊंचे पद पर बैठा दिया जाता है तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। किसे बुरा लगने लगता है? जो उस वक्त के तुर्की सरदार रहते हैं उन्हें बुरा लगने लगता है। तो उसी में तुर्की सरदार रहते हैं सुरखा और कच्छन। ये लोग करते क्या हैं? ये बोलते हैं कि ये जो गैर तुर्की है ना जलालुद्दीन खिलजी, तो इसकी हत्या कर देते हैं। तो इसकी हत्या करने के लिए पूरी रणनीति बनाई जाती है, पूरा प्लानिंग होता है। तो इससे पहले के वीडियो में हम वो सारा कुछ हम देख चुके हैं कि किस प्रकार से जलालुद्दीन खिलजी ने क्यूमर्स की हत्या करके वह खिलजी वंश की स्थापना करता है, इल्बरी वंश को समाप्त करता है। अब जलालुद्दीन खिलजी का जो राज्यारोहण होता है वह 13 जून 1290 ईस्वी को कैकुबात द्वारा बनाए गए एक अपूर्ण किलो खरी के महल में हुआ था। अब होता क्या है कि अब एक बार तो सत्ता में तो वो आ गया, सत्ता में तो स्थापित हो गया, किंतु बलबन का प्रभाव इतना ज़्यादा था, बलबन का राजत्व के सिद्धांत की वजह से लोगों की एक आदत पड़ गई थी। एक लंबे समय से गुलाम वंश ने शासन किया था 1206 से 1290 ईस्वी तक, तो लोगों को उसकी आदत पड़ गई थी। तो अचानक सा यदि कोई अलग कल्चर का या अलग कोई व्यक्ति आएगा तो उसके प्रति वफादारी, ईमानदारी और वो सूट नहीं करता है। तो इसकी वजह से जलालुद्दीन खिलजी यह बात बहुत अच्छे से जानता था, तो इसलिए वह दिल्ली पर नहीं जाता है। दिल्ली पर जाने के पहले क्या करता है कि कुछ समय तक, करीब 1 वर्ष के आसपास तक वह वहीं पर रहता है। कहाँ पर रहता है? उसी किले के पास के, मतलब कैलगुड़ी के महल में ही रहता है। और जब वह गद्दी पर बैठता है तो 70 वर्ष का वो व्यक्ति था, तो उतना उत्साह या उतना उमंग नहीं था कि वह खून खराबा करे या कुछ ऐसा करे, ऐसा करने की स्थिति में था नहीं।
किंतु एक वर्ष के पश्चात वहाँ दिल्ली के कोतवाल कहते हैं कि आप तो सुल्तान बन गए हो, तो आप वापस आ जाओ, दिल्ली में आ जाओ। तो दिल्ली जाता तो है, लेकिन वह बड़ी चतुराई से वहाँ के सरदारों को, क्योंकि इससे पहले होता यही आया था कि जो तुर्की सरदार हुआ करते थे वो सुल्तान को अपनी उंगलियों पर नचाते थे, कुछ होता यही आया था। तो सुल्तान क्या करता है, कहता क्या है कि जैसे ही महल महल के अंदर प्रवेश करता है और बलबन की गद्दी देखता है, तो कहता क्या है कि ये बलबन का वो है, गद्दी है, और मैं इस पर बैठूंगा नहीं, और मैं बलबन को मैं बलबन की बहुत वो करता हूँ, इज्जत करता हूँ। और इस प्रकार से वह बैठने से इनकार कर देता है। और एक पूरी भावनात्मक शब्दों में, एक भावपूर्ण शैली में बोलता क्या है उन सरदारों से, कह रहा है कि आप सब जानते हो कि मेरे पूर्वजों में से कोई शासक तो था नहीं जिससे राजत्व का अभिमान और गौरव मुझे विरासत में मिल पाता। सुल्तान बलबन यहाँ बैठते थे और मैंने उनकी बहुत सेवा की है। उस शासक के भय और गौरव को मेरे हृदय ने अभी तक त्यागा नहीं है। यह महल महल बलबन ने बनवाया था जब वह खान था, और यह उसकी और उसके पुत्रों एवं संबंधियों की संपत्ति है। तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग वह करता है और तुर्की सरदारों का हृदय जीत लेता है, क्योंकि तुर्की सरदार क्या थे, उसकी मृत्यु के पश्चात तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब इतना लगाव था बलबन से कि लोग 40 दिन तक तो भूखे रहते हैं, ज़मीन पर सोते हैं। तो किस प्रकार की, हम इससे पहले हम ये सारी बातें पढ़ चुके हैं। और जब वो गद्दी पर बैठने से इनकार करता है, तुर्की सरदारों को थोड़ा अपने फेवर में कर लेता है, मीन अपने पूरे माहौल को अपने फेवर में, मीन अपने अनुकूल जब कर लेता है, तो उसके बाद वह कुछ शासन संबंधी निर्णय लेता है। और वो अपने दुश्मनों को दुश्मन नहीं बना के रखना चाहता था, मीन क्योंकि नया नया खिलजी वंश की स्थापना किया है, सारे तो वहाँ पे तुर्की हैं, अकेला वो बेचारा गैर तुर्की है, तो करेगा क्या कि उनसे सामंजस्य बनाने की कोशिश करता है। ठीक, तो बलबन का एक भतीजा होता है मलिक छज्जू। तो मलिक छज्जू को उसने कहा क्या कि उसके पास मानिकपुर की सूबेदारी थी, और वो कलवा चलो ठीक है, तो मानिकपुर के एक कड़ा मानिकपुर स्थान है, तो एक माता रानी का मंदिर भी है वहीं पर कड़ा मानिकपुर में। तो कड़ा मानिकपुर की सूबेदारी मलिक छज्जू को दे दी जाती है कि ठीक है, आप वहाँ बैठे हो तो आप वहीं बैठे रहो। फखरुद्दीन को दिल्ली का कोतवाल ही बना के थोड़े, हाँ ठीक है, तुम दिल्ली के कोतवाल हो फखरुद्दीन, तो तुम कोतवाल ही बनो, क्योंकि तुम्हारे निमंत्रण पर तो मैं यहाँ पर आया हूँ, दिल्ली में आया हूँ, तो तुम वहीं बैठे रहो। एक ख्वाजा खतिर नाम का एक व्यक्ति होता था, तो वो उस वक्त वजीर हुआ करता था। तो यूजुअली होता क्या है कि जैसे ही कोई सुल्तान परिवर्तित होता है तो वह वजीर भी बदल देता है। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया कि उस वजीर को बदला नहीं। वो बोला कि नहीं ठीक है, तुम वजीर हो, तुम ही वजीर रहो। और फिर करता क्या, ठीक है, वो सब कुछ अपनी जगह पे रहता है। फिर सुल्तान कुछ अपने फेवर में भी, कुछ अपने अनुकूल निर्णय लेना शुरू करता है। उसके 3 पुत्र थे, तो अपने पहले पुत्र को खाना, दूसरे को अर्क खाना, और तीसरे को कद्र खां की उपाधि ये दे देता है। और सुल्तान का जो छोटा भाई रहता है उनका नाम होता है यगरस खान। ठीक, तो उनको यगरस खान की उपाधि दे करके एक अरीज मुमालिक का पद भी दे दिया। तो इस प्रकार से शासन संबंधी जो जिस पद पर था बैठा हुआ उसे उस पद पर रहने देता है। केवल 1-2 काम अपने फेवर में करता है, अपने पुत्रों का नामकरण करेगा, और एक अपने लिए अमीर हाजिब हमेशा से एक महत्वपूर्ण पद हुआ करता था, बलबन के समय से बहुत महत्वपूर्ण पद था ये। तो एक अहमद चाप नाम का एक व्यक्ति होता है, उस पर बहुत भरोसा होता है जलालुद्दीन को। तो अहमद चाप को क्या करता है कि वह बैठा देता है कि चलो भाई ठीक है, अब तुम अमीर हाजिब रहोगे। तो इस प्रकार की नीति जो उसकी थी वह बहुत ही सौम्य, बहुत ही सॉफ्ट, एक कहते हैं बलबन जैसा इतना क्रूर था कि वो सुल्तान मतलब कुछ भी एकदम अलग व्यक्ति है। वह केवल वजीर के अलावा और किसी से बात ही नहीं करता था, मतलब इतना कठोर था। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी क्या करता है, सब कुछ सबको मिला करके चल रहा है, ठीक है। और उसकी नीति के विषय में बर्नी ने एक कहावत लिखा है कि वह एक चींटी को भी नुकसान न पहुंचाने की नीति में विश्वास करता था, कि मीन एक चींटी भी उसके हाथों से न मारी जाए, वो इस प्रकार का ऐसा वो प्रयास करता था। आयु का असर है और कुछ नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से होता क्या है कि शासन प्रबंधन कुछ समय तक, मीन 4-5 महीने 6 महीने तक चलता रहता है। फिर जलालुद्दीन के समय में उसकी इस सॉफ्टनेस को देख करके, इस उदार नीति को देख करके होता क्या है, विद्रोह होना शुरू हो जाता है। तो जैसा कि आपको अभी याद होगा कि कड़ा मानिकपुर में की सूबेदारी किसको दी गई थी, मलिक छज्जू को दी गई थी।
तो मलिक छज्जू करता क्या है कि देखता है कि यार ये तो बड़ा उदार उदार व्यक्ति है, उदार सुल्तान है, तो इससे क्या मतलब, ये तो बैठने के लायक है नहीं, इस पर शासन तो अभी तक बलबन चलाता था, तो बलबन की तरह राजा होना चाहिए। ये जून से और दिसंबर तक में ये पूरा आतंक मचा के रखा हुआ है, मतलब सुल्तान का डर ही नहीं है लोगों के अंदर। तो मलिक छज्जू कुछ और लोगों को अपने साथ मिला करके, जैसे मुगीसुद्दीन वगैरह रहते हैं, मुगीसुद्दीन की उपाधि धारण करता है और कहता है कि अब तो मैं स्वतंत्र हूँ और मैं जलालुद्दीन खिलजी को नहीं मानता कि वो ऐसा कुछ सुल्तान है। ठीक है, तो इस प्रकार से वह विद्रोह करता है, तो सुल्तान को लगता है बुरा। ठीक है, तो जलालुद्दीन खिलजी को इस बात का बुरा लग जाता है कि अरे मलिक छज्जू, जिसको मैंने मतलब जिसे मैंने कोई सत्ता नहीं छीनी, वो विरोध कर रहा है मेरा। ठीक, और वो ना केवल विरोध कर रहा था बल्कि कुछ और सरदारों को अपने साथ लेकर के, एक मलिक बहादुर और आलम गाजी वगैरह थे, अवध वगैरह के आसपास के लोग, उन सबको ले करके कहता है चलो जलालुद्दीन को तो मार ही देना है आज। ठीक, तो जलालुद्दीन करता क्या है कि अपने पुत्र, जो जो उसका ज्येष्ठ पुत्र रहता है खाना को बोलता है कि बेटा तुम राजधानी में रहो, दिल्ली में रहो, और अपने दूसरे पुत्र को अरकली खां को कहता है कि बेटा चलो तुम मेरे साथ चलो, हम उसको सबक सिखाना है, मलिक छज्जू को सबक सिखाना है। तो मलिक छज्जू को सबक सिखाने के लिए वह निकल पड़ता है। तो उसका जो उसका छोटा पुत्र रहता है, अपने अब्बाजान से कहता है कि अब्बाजान आप थोड़ा ठहरो, मैं ज़रा देख करके आता हूँ कि मलिक छज्जू कहाँ तक पहुँचा है। तो मलिक छज्जू को बदायूं के पास अरकला खां पकड़ लेता है, और अरकला खां और मलिक छज्जू के बीच में एक ज़बरदस्त युद्ध होता है, और जिसमें होता क्या है कि अरकला खां विजयी हो जाता है और अरकला खां उसे बंदी बनाता है, और बहुत ही मतलब भीड़ स्थिति, बहुत ही दयनीय स्थिति में उसे बंदी, मलिक छज्जू को बंदी बना करके किसके सामने लेकर के आता है, जलालुद्दीन खिलजी के सामने लेकर के आता है। तो जलालुद्दीन खिलजी उसकी इतनी दयनीय स्थिति देखता है, चूँकि वह उदार हृदय का व्यक्ति था ही, तो कहता क्या है कि अब इसे छोड़ दो। मतलब इतनी मेहनत से उसे पकड़ा, उसके बाद कहता है कि अच्छा एक काम करो, उसको तुम छोड़ दो। और बस उससे किया क्या कि उसकी सूबेदारी उससे छीन ली, कि भाई तुम यहाँ के सूबेदार थे कड़ा मानिकपुर के, तो उससे उसकी केवल सूबेदारी ही छीन ली। तो इस प्रकार से सूबेदारी केवल छीनने मात्र से, और उसके साथ के जितने भी लोग थे उन सबको छोड़ देता है, कहता है नहीं ठीक है तुम जाओ, कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, और तुम्हें बहुत लोग इज्जत देंगे, बहुत सम्मान देंगे, तुम्हें कोई हीन दृष्टि से देखेगा नहीं। तो इस प्रकार की जो उदार नीति थी वह जलालुद्दीन का कब्र बन जाती है। केवल यही इतना नहीं, करीब कुछ ठग थे, दिल्ली में कुछ ठगों को पकड़ा जाता है, करीब 1000 ठग थे, कुछ षड्यंत्रकारी थे, तो उन सबको ये छोड़ देता है। जलालुद्दीन के समय में एक उसके अमीर कहते हैं कि ये इतना उदार व्यक्ति है, चलो इसको गद्दी से उतार देते हैं, उसी के अमीर। तो उसी के अमीर करते क्या हैं कि एक षड्यंत्र रचते हैं कि चलो एक त्यौहार आने वाला है, इसी त्यौहार पे हम लोग करेंगे, इसको हटा करके ताजुद्दीन कूची को सिंहासन पर हम बढ़ा देंगे। तो सुल्तान को ये बात पता चलता है, तो तुरंत करता क्या है कि वो चुनौती दे देता है। षड्यंत्रकारी जो रहते हैं, अमीर रहते हैं, कहते हैं कि मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ, यदि तुम मुझे मार सकते हो तो मार दो। तो अमीर कहते हैं कि नहीं सुल्तान, अब ऐसा कुछ करने का मेरा इरादा नहीं था। वो क्षमा वगैरह प्राप्त हैं, और कहते हैं ना कि बहुत चाटुकारिता पूर्व उससे बात करते हैं, उसके फेवर में बात करते हैं, जैसा आजकल होता है मैनेजमेंट में कि बॉस के अगेंस्ट में यदि आप नहीं बोलोगे तो बॉस बढ़ जाता है। तो सिंपली ये लोग भी, अमीर भी यही करते हैं, जलालुद्दीन को खूब मस्का लगाते हैं, तो खुश हो जाता है, बोलता चलो ठीक है। जो लोग विद्रोही हैं उनको केवल 1 साल के दरबार से बाहर करता है और उनके प्राण को बख्श देता है। अब इतना कुछ हुआ कि जलालुद्दीन के खिलाफ किसी ने विरोध किया, उसको नहीं मारा, ठग पकड़ लिए गए, उनको नहीं मारा, कुछ षड्यंत्रकारी थे, उनको नहीं मारा, उनको छोड़ दिया। इतना उदार हृदय का व्यक्ति था। लेकिन एक घटना अलग ही घटती है। ठीक, चोर हुए, ठग हुए, इन सबको तो छोड़ दिया, लेकिन चोरों और ठगों के अलावा एक संत भी हुआ करते थे। क्या था? एक संत हुआ करते थे जिसका नाम था सिद्दी मौला। तो सिद्दी मौला एक खानखा चलाया करते थे। तो खानका का मतलब क्या होता है? खानखा का बड़ा सीधा सीधा मतलब ये होता है कि कुछ लोगों, एक धर्म है इस्लाम में, वो लोगों को भोजन पानी खिलाता, मीन खाना पानी करवाता था। तो उसमें समाज के जो भी सरदार हुआ करते थे, जो भी अमीर हुआ करते थे, तो उस संत के पास जाया करते थे, सिद्दी मौला के पास लोग जाया करते थे। और ऐसी मान्यता है कि शेख कोई फरीदुद्दीन थे, कोई शेख हैं, तो उसी का वो अनुयायी है। और यह काम आज से नहीं कर रहा, वो बलबन के समय से खानखा अपना चला रहा था।
तो जिसमें हज़ारों लोग खाना खाने के लिए आते थे। और इवन उसका जलालुद्दीन का जो बड़ा पुत्र होता है जिसका नाम होता है खान खाना, वह भी उसका अनुयायी रहता है, उस संत का बहुत बड़ा फ़ैन रहता है। लेकिन जलालुद्दीन को एक खबर मिलती है कि एक संत जिसका नाम है सिद्दी मौला, तो सिद्दी मौला करता क्या है कि सिद्दी मौला षड्यंत्र रच रहे हैं, हमारे खिलाफ क्या कर रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं। और उस पुजारी की हत्या के लिए वह सेना भेज देता है, बोलता है जाओ सिद्दी मौला को तो अब मार ही दो, अब छोड़ना नहीं उसको। ठीक, तो उसको बोला क्या जाता है, सिद्दी मौला के विरोध में बताया क्या जाता है जलालुद्दीन को बताया जाता है कि दो अधिकारी हैं, एक हथिया पायक और निरंजन कोतवाल। ये दो लोग हैं जो आपको गद्दी से उतार करके सुल्तान की गद्दी पर किसी और को बैठाना चाह रहे हैं। ठीक, तो यही सूचना मिलती है। जैसे ही ये बात उससे प्राप्त पता चलता है तो हथिया पायक व निरंजन दोनों को करता है क्या, मृत्युदंड की सजा देता है और सिद्दी मौला को एक लेटवा करके उसके ऊपर हाथी चलवा देता है। मीन एक इतना उदार व्यक्ति जो अपने षड्यंत्रकारियों को छोड़ दिया, ठगों को छोड़ दिया और विद्रोहियों को छोड़ दिया, लेकिन सिर्फ एक आधी अधूरी सी उसे खबर मिलती है कि एक संत है वह षड्यंत्र रच रहा है, तो उसके खिलाफ इतना भयंकर मीन वो प्रूफ भी नहीं हो पाया था कि ये खबर वैलिड है, या प्रूफ भी नहीं हो पाया था क्योंकि वो तो बलबन के समय से अपना खानका चलवा रहा था। लेकिन जैसे ही सिद्दी मौला की मृत्यु होती है तो उसका बड़ा पुत्र मीन अलाउद्दीन का जो बड़ा पुत्र रहता है उसकी भी मृत्यु हो जाती है, खानका की भी मृत्यु हो जाती है। अलाउद्दीन के ही समय में जब जलालुद्दीन खिलजी जब गद्दी पर बैठा हुआ था तो करीब 1292 ईस्वी के आसपास होता क्या है कि एक अब्दुल्ला के नेतृत्व में, एक अब्दुल्ला नामक एक व्यक्ति था, तो अब्दुल्ला के नेतृत्व में हमला हो जाता है, क्या होता है, विद्रोह हो जाता है। विद्रोह नहीं होगा, वहाँ प्रॉपर हमला ही होगा। तो जलालुद्दीन करता क्या है कि सेना तो भेजता है उससे लड़ने के लिए। जलालुद्दीन करीब 4000 समर्थकों मतलब उसको भेजता तो है लड़ाई करने के लिए, लेकिन होता क्या है कि अब्दुल्ला को पटा लेता है। मीन दोनों की अच्छी मित्रता हो जाती है। ठीक, अरकला खां था जो लड़ने के लिए गया था, लेकिन फिर उन दोनों के बीच में मित्रता हो जाएगा। इतना उदार हृदय का था कि मंगोल को फिर बना लिया। और जो मंगोल आए थे यहाँ पर हमला करने के लिए, वो अपने 4000 सरदारों के साथ इस्लाम को स्वीकार कर लेते हैं और इस्लाम को स्वीकार करके कहते नहीं अब तो हमें यहीं रहना है। ठीक है, तो इस प्रकार से मंगोल का आक्रमण अब्दुल्ला के नेतृत्व में हुआ तो जरूर, लेकिन वो बिना नुकसान पहुंचाए वो यहीं पर आकर के बस जाते हैं। इन्हीं को बोला जाता है कि ये नए मुसलमान हैं। ठीक है, मीन उनके बीच में क्या होता है, मित्रता हो जाती है, तो वो अपने समर्थकों के साथ स्वीकार कर लेता है। तो ये लोग जब यहीं पर रहने लगते हैं तो इनको नवीन मुसलमान का नाम दे करके बसा दिया जाता है। और जो आज की तारीख में भी उसे मंगोलपुरी बोला जाता है, जहाँ पर ये लोग रहते हैं नवीन मुसलमान, उसे मंगोलपुरी बोला जाता है। फिर जलालुद्दीन वैसे तो कोई अभियान नहीं करता, जलालुद्दीन के समय में वैसे तो कोई अभियान होता ही नहीं है, लेकिन एक वर्तमान में एक रणथंभौर नामक एक स्थान है राजस्थान में, जहाँ उस ज़िले का नाम है सवाई माधोपुर। तो सवाई माधोपुर में एक हमीर देव नामक एक प्रसिद्ध शासक था। वो शासन क्या करता था, ये अरावली की पहाड़ी के बीच में था ये पूरा साम्राज्य। तो जलालुद्दीन खिलजी उस पर हमला इसलिए करता है क्योंकि वो लोग अधीनता नहीं स्वीकार करते थे। राजपूत कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार करते हैं पूरी तरह से, और न ये इसकी स्वीकार कर रहे थे। तो जलालुद्दीन बहुत ज़रूरी हो गया था कि नहीं अब तो लड़ने के लिए जाना ही है। जाता है, दुर्ग पर चढ़ाई कर देता है, लेकिन दुर्ग पर चढ़ाई करने के पश्चात उसे पता क्या चलता है कि दुर्ग को जीतना तो बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही कठिन कार्य है कि दुर्ग को जीतना। तो कुछ समय तक तो वहाँ रहता है, लेकिन फिर जब थक हार जाता है, कहता है कि अब हमें नहीं लड़ना यहाँ पे, और एक डायलॉग चेप करके वहाँ से निकलता है। कहता है कि वह एक मुसलमान की एक बाल को भी ऐसे 10 किलो की तुलना में अधिक महत्व देता है। मीन ये कौन बोल रहा है, ये जलालुद्दीन खिलजी कह रहे हैं कि मैं जलालुद्दीन खिलजी एक मुसलमान की एक बाल को भी ऐसे 10 किलो की तुलना में अधिक महत्व देता हूँ। यह बोल करके 1291 ईस्वी में वो वहाँ से वापस लौट आता है। अब 1291 ईस्वी में दिल्ली जब वापस लौट आया तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि लोग तरह तरह की बात करेंगे, आप लड़ने के लिए गए थे लेकिन हम जीते नहीं। तो एक छोटा सा एक स्थान रहता है पास में, मंदौर करके। तो मंदौर में 1292 ईस्वी में मंदौर पर आक्रमण करता है और मंदौर पर विजय प्राप्त कर लेता है। ठीक, मंदौर पर क्या करेगा कि
आक्रमण करेगा और विजय प्राप्त कर देगा। तो जिससे उसकी एक इज्जत है वो रह जाती है। फिर एक नया कैरेक्टर आता है अलाउद्दीन, क्योंकि मलिक छज्जू जब विद्रोह किया था, कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था वो, तो कड़ा मानिकपुर की सूबेदारी उससे छीन करके अपने भतीजे को, जलालुद्दीन खिलजी ने अपने भतीजे और दामाद अलाउद्दीन को कड़ा मानिकपुर की सूबेदारी दे दी थी। अब कड़ा मानिकपुर की सूबेदारी प्राप्त करने के पश्चात जलालुद्दीन का भतीजा मीन अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही महत्वाकांक्षी था, वह धन का बहुत बड़ा लोभी था। तो उसका पहला अभियान जो होता है वो भिलसा का अभियान होता है। ठीक है, तो अब मंदौर पर तो अधिकार हो गया है जलालुद्दीन का। अब अलाउद्दीन खिलजी क्या करेगा कि अच्छा ठीक है, अब हम चलते हैं, कुछ अभियान करेंगे, कुछ पैसा वगैरह इकट्ठा करेंगे। तो जलालुद्दीन कि मंदसौर पर अधिकार करने के पश्चात होता क्या है कि भिलसा पर अभियान करता है अलाउद्दीन खिलजी 1292 ईस्वी में। अब 1292 ईस्वी में हमला करता है, वहाँ से खूब ढेर सारा उसे धन की प्राप्ति होती है। वहीं पर किसी एक सिपाही से उसे पता चलता है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, इससे ज़्यादा धन तो देवगिरी में है। चूँकि भिलसा के अभियान में उसे धन की प्राप्ति हुई थी, भिलसा के अभियान में उसे धन की प्राप्ति हुई थी और उसका एक हिस्सा उसने जलालुद्दीन खिलजी को दे दिया था। तो जलालुद्दीन खिलजी भी बहुत विश्वास करता था अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर। उसका विचार था कि अब वह देवगिरी पर हमला करे, क्योंकि किसी एक सिपाही ने बोला कि यहाँ पर तो कुछ है नहीं, देवगिरी में सब कुछ है, देवगिरी इतना समृद्ध है और अभी तक वहाँ पर किसी ने हमला नहीं किया, वहाँ पर बहुत पैसा है, वहाँ बहुत समृद्धि है। तो हमेशा से वो सुल्तान बनना ही चाहता था और सुल्तान बनने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है, ये बात तो हर किसी को पता है। तो अलाउद्दीन खिलजी करता क्या है कि देवगिरी के अभियान के बारे में प्लानिंग करता है और अपने बॉस को बोलता है, जलालुद्दीन खिलजी को बोलता है कि बॉस मैं अब चंदेरी जाऊंगा। कर चंदेरी के बहाने वह निकल जाता है देवगिरी के लिए। यह अभियान 1296 ईस्वी में होता है। वह कुछ चुने हुए 8000 घुड़सवारों को लेकर के निकल देता है। अब चढ़ तो दिया, क्योंकि इससे पहले दक्षिण भारत के अभियान बहुत कम लोगों ने किए थे, यानी किया ही नहीं था, दक्षिण भारत का अभियान चला ही नहीं था। तो ये तो पहला शासक होता है ये दिल्ली सल्तनत का। जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक रहता है, सूबेदार रहता है, जो देवगिरी पर अभियान करने के लिए निकलता है। अब देवगिरी के अभियान के समय जब वो देवगिरी की ओर जा रहा था, तो उसी वक्त रास्ते में उसे काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, उसके सरदारों ने उसको बताया। लेकिन उसने एक अफवाह फैला दी, बोला क्या कि मेरे चाचा से थोड़ा अनबन हो गया है और मैं जा रहा हूँ तेलंगाना में नौकरी करने के लिए। तो लोगों को रास्ते में पता तो चला कि अच्छा अलाउद्दीन खिलजी आ रहा है देवगिरी पर अभियान करने के लिए, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। बोलता है नहीं ठीक है, अब हो सकता है कि जलालुद्दीन खिलजी से कोई पंगा वंगा हो गया हो, तो इसकी वजह से वो आ रहा है तेलंगाना में नौकरी वगैरह करने के लिए। वो अंदर चला आ रहा है, वो अंदर चला आता है देवगिरी के अभियान पे। लेकिन एक सरदार कन्हा नाम के एक व्यक्ति थे, तो अलाउद्दीन का मार्ग रोक देते हैं, कहते हैं कि नहीं आप यहाँ से आगे नहीं जा सकते हो, हमेशा वफादार होते ही हैं। तो सरदार कन्हा ने जब अलाउद्दीन का मार्ग रोका, तो अलाउद्दीन को उससे युद्ध करना पड़ जाता है, उससे लड़ना पड़ जाता है और उस सरदार को हरा देते हैं और बड़े ही गुपचुप तरीके से वह देवगिरी तक पहुंच जाता है। अब देवगिरी पहुंचने के पश्चात चूंकि लोगों को अंदाज़ा ही नहीं था कि अलाउद्दीन खिलजी का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पर आने का, वह अचानक सा हमला कर देता है। अचानक सा अब रामचंद्र देव जो उस वक्त के जो शासक थे, रामचंद्र देव पर जब हमला हो जाता है, तो उनको तो कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर हुआ कैसे, मीन पॉसिबल कैसे है था इसके लिए। लेकिन किंतु इमरजेंसी मोड अपना ऑन करता है और अपने किले के दरवाज़ा बंद कर लेता है। किला बंद हो जाता है, तो अलाउद्दीन खिलजी करता क्या है कि पूरे किले को घेर लेता है कि चलो कभी तो आओगे बाहर तब मारूंगा। तो फिर एक कूटनीति चाल चलता है। अलाउद्दीन खिलजी अंदर एक संदेशा भिजवाता है कि जो उसके पास सेना है, मीन 8000 जो घुड़सवार अभी मेरे पास हैं, वो दिल्ली से अभी 20,000 की और बड़ी सेना आने वाली है। तो अंदर रामचंद्र देव को यह जब गुप्त सूचना मिलती है कि इस अफवाह की, चूँकि अलाउद्दीन खिलजी ने जानबूझ करके ये वाली अफवाह फैलवाई थी, तो रामचंद्र देव को लगता है कि अब इतनी बड़ी सेना आने वाली है, तब तो कोई चांस ही नहीं है कि यहाँ से बच कर निकल जाने का। तो समझौता करने के लिए तैयार हो जाता है, दरवाज़ा खोलता है, अलाउद्दीन खिलजी को हाय हेलो बोलता है कि चलो ठीक है, अब हम तुम दोस्त हो गए। और अलाउद्दीन खिलजी का एक ही उद्देश्य था, बोलता है भाई अब मुझे इतना ढेर सारा पैसा वैसा चाहिए, ठीक है। तो खूब ढेर सारा पैसा वैसा लेता है, लेकिन तब तक रामचंद्र देव का एक पुत्र रहता है जिसका नाम होता है शंकरदेव।
तो वह किसी अभियान पर गया हुआ था, वो वापस आ जाता है। शंकरदेव वापस आ जाता है और अपने पिता की इस स्थिति में देख करके कहता है कि अरे यार, इतना ढेर सारा धन ये अलाउद्दीन खिलजी आ रहा है और ऐसे ही लेकर के चला जाएगा। कह रहे, तो गलत बात है ना, ऐसा ऐसा थोड़ी होता है। ठीक, तो लड़ाई फिर से हो जाती है, उन दोनों के बीच में लड़ाई फिर से हो जाती है। तो अलाउद्दीन खिलजी जो कि वापस वापस जाने वाला था, तो करता क्या है कि जितना धन लिया था अपने एक विश्वास पात्र जिसका नाम होता है नसरत जलेसेरी, उसी के संरक्षण में छोड़ करके बाकी अपनी 7,000 की सेना लेकर के शंकरदेव से लड़ने के लिए चला जाता है और दोनों के बीच में भीषण लड़ाई होती है। और अलाउद्दीन खिलजी लगभग हार ही गया था, लेकिन जैसे ही इधर पता चलता है जनाब को, नसरत साहब को पता चलता है, जो 1,000 घुड़सवारों को लेकर के बैठे थे, उन्हें पता लगता है कि अलाउद्दीन खिलजी की अब तो जान खतरे में है, अब तो अलाउद्दीन खिलजी मर ही जाएगा। तो ये क्या करते हैं जनाब, कहते हैं अपनी 1,000 की टुकड़ी लेकर के फिर चल पड़ते हैं। और वहाँ शंकरदेव को यह बात अजीब लगती है कि अरे, मैं तो यहाँ अलाउद्दीन खिलजी से मैं यहाँ लड़ रहा हूँ, तो अभी 1,000 मतलब ये इतनी बड़ी सेना लेकर के कौन आ रहा है। तो उसे यकीन हो जाता है, अलाउद्दीन खिलजी ने जो अफवाह फैलाई थी कि 20,000 की सेना दिल्ली से चल करके आ रही है उसकी सहायता करने के लिए, वो उसको पता चल जाता है, मतलब ये सही है क्या। तो शंकरदेव भयभीत हो जाता है इस बात से। शंकरदेव को लगता है कि हाँ, सच में आने वाली है, और वह अलाउद्दीन खिलजी से क्या है, दूसरी शर्त करने के लिए तैयार हो जाता है। जब अलाउद्दीन खिलजी से दूसरी शर्त के लिए तैयार होता है ये शंकरदेव, तो अलाउद्दीन खिलजी थोड़ा सा खिसियाया तो रहता ही है, तो कहता है कि अब तो और ज़्यादा टफ हम करेंगे, अब हम केवल पैसा लेकर के नहीं जाएंगे, हमें अब एलिचपुर प्रांत का बराबर से हिस्सा चाहिए, जितना आप यहाँ पर वो करोगे, टैक्स वसूलोगे, वो सब के सब मुझे चाहिए। तो रामचंद्र देव करते क्या है, कहें चलो भाई ठीक है, अब जब यही बात है तो हम दे देंगे। और कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि रामचंद्र देव ने अपनी पुत्री का विवाह अलाउद्दीन खिलजी से कर दिया था, केवल अपनी जान को बचाने के लिए। कुल मिलाकर के यह पूरा धन वगैरह ले करके अलाउद्दीन खिलजी वापस आता है। फिर एक इतिहासकार कहते हैं कि जो ये पूरा घटनाक्रम होता है ना, वास्तव में दिल्ली को देवगिरी में जीता गया था, क्योंकि इतना ज़्यादा धन प्राप्त होता है देवगिरी से अलाउद्दीन खिलजी को कि वह अमीरों को, जिस प्रकार से आज एमपी और एमएलए परचेस खरीदे जाते हैं, उस वक्त अमीर भी खरीदे जाते थे। तो इतना धन प्राप्त होता है। उसी के संबंध में डॉक्टर एस राय ने लिखा है कि वास्तव में दिल्ली को देवगिरी में जीता गया, क्योंकि दक्षिण के स्वर्ण ने अलाउद्दीन के सिंहासन पर बैठने का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। ठीक, कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी लूट का माल लेकर के अपना वापस लौट रहा था कि चलो अब मणिपुर की ओर चलते हैं, जहाँ के हम सूबेदार हैं। तो अपनी मस्त चाल से चला रहा था। लेकिन जलालुद्दीन को ये खबर मिल जाती है, उसके जो अमीर ए हाजिब रहते हैं, उसको पता चलता है कि हाँ, ये गुप्त अभियान चल रहा था और इतना धन ले करके आया है, और अलाउद्दीन की महत्वाकांक्षा के बारे में उसे कुछ नहीं पता था। लेकिन अहमद चाप नाम के एक जो उसका अमीर ए हाजिब था जलालुद्दीन का, तो वह सलाह देता है जलालुद्दीन को कि अलाउद्दीन को वहीं पर रोका जाए, अलाउद्दीन को वहीं पर रोका जाए, और उससे जो जितना भी उसने धन वगैरह वसूला हुआ है उसे चंदेरी के पास ही रोक करके पूरा वसूल कर लिया जाए। लेकिन जलालुद्दीन को अपने भतीजे पर बहुत भरोसा रहता है, तो अहमद चाप के इस सलाह को वह इनकार कर देता है, बोलता है कि नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरा बहुत विश्वास पात्र है, वह मेरे साथ धोखा नहीं करेगा। ठीक, तो इस प्रकार से तो दोनों हो जाता है कि चलो ठीक है, वो अपना कड़े मानिकपुर के पास अपना पूरा रुपया पैसा ले करके आ जाता है। अब चूंकि अलाउद्दीन को पता चल गया है कि जलालुद्दीन को मेरे इस अभियान के बारे में सूचना मिल गई है, तो वह एक पत्र लिखता है। किसे पत्र लिखता है? जलालुद्दीन के दरबार में उसका एक भाई रहता था, अलमास बैक, जिसको उलुग खां की उपाधि मिली हुई थी। उस वक्त क्या था, सुल्तान के दरबार में था। तो उसको पत्र लिखता है और कहता है कि सुल्तान से बोलो कि मुझे माफ़ कर दें, और मेरी ऐसी कोई उनके खिलाफ जाने की कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी, जस्ट ऐसे ही मेरा मन किया, इसलिए मैं चला गया देवगिरी। मेरा कोई इरादतन मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया हुआ है, और मुझे क्षमा कर दें, और जितना धन है मेरे पास वो मैं सब के सब मैं देने के लिए मैं तैयार हूँ। ठीक है, और फिर बुलाता भी है, कहता है कि आप एक काम करो, पूरा पैसा मैं आपको दे दूंगा, लेकिन शर्त मेरी सिर्फ इतनी सी है कि सुल्तान को आना पड़ेगा हमारे राज्य में, हमारे क्षेत्र में आएंगे, और यदि वो पूरी सेना के साथ आते हैं तो मैं या तो आत्महत्या कर लूँगा, नहीं तो या तो मैं यहाँ ये सूबेदारी छोड़ करके मैं चला जाऊँगा बंगाल। तो जलालुद्दीन चूँकि उदार हृदय का व्यक्ति था, तो वह इस मोह पास में फंस जाता है। कहता है कि नहीं अलाउद्दीन, तुम ऐसा कुछ मत करना, मैं अकेले ही आऊँगा, मैं अपनी सेना के साथ नहीं आऊँगा। अब उसका अमीर ए हाजी बोल रहा है कि नहीं भाई, ऐसे मत जाना,
नहीं, अपनी अपनी प्रॉपर सेना लेकर के जाना, क्योंकि अलाउद्दीन के पास इतना धन है कि वह किसी को भी अपने फेवर में कर सकता है, लेकिन वह ऐसे चल देता है। ठीक है, तो जलालुद्दीन निकलता है किससे, अलाउद्दीन खिलजी से मिलने के लिए। अब ये जलालुद्दीन नदी मार्ग से मानिकपुर राय मीन जो एक जो था सो अहमद चाप अमीर अमीर हाजिब के नेतृत्व में, और एक मनिक राय करके व्यक्ति था, तो उन दोनों के नेतृत्व में कुछ सेना साथ में जाती है। लेकिन जलालुद्दीन क्या करते हैं, कहते हैं कि एक जलमार्ग रहा करता था कि वहाँ से कट करके चला गया मानिकपुर। और अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि खुद को भी थोड़ा सा डिस्टेंस पर एक नदी के उस पार जाकर के बैठ जाता है, जिससे जलालुद्दीन खिलजी और उसकी सेना के बीच में एक विशेष अंतर आ जाता है, एक बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। तो अभी अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी दोनों मिलते हैं, दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। लेकिन अभी अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है कि इशारा करता है अपने एक सरदार को, जिसका नाम होता है मोहम्मद सलीम, उसको इशारा करता है कि अभी सुल्तान आ गया है, अभी सुल्तान बच के जाने ना पाए। ठीक है, तो मोहम्मद सलीम एक तलवार से उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन सुल्तान काफ़ी हद तक बच गया था। ठीक, तब दोबारा से होता क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी फिर से इशारा करता है, बोलता है कि ऐसे नहीं छोड़ना। तो अपने जितने और भी सहयोगी रहते हैं वो सब के सब एक साथ टूट पड़ते हैं, और उनमें से था एक इख्तियारुद्दीन हूद ने सुल्तान के सिर को काट लिया, और सुल्तान के सिर को काट करके अपने भाले में लगा लेता है, और बोलता किसको, अलाउद्दीन खिलजी को बोलता है कि चलो अब इसको पूरे क्षेत्र पूरे दिल्ली सल्तनत में घुमाएंगे, ताकि लोगों को पता चल जाए कि अब उनका सुल्तान मीन जो उदार सुल्तान था जलालुद्दीन, अब वो नहीं रहा। ठीक, तो इस प्रकार से होता क्या है कि ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने प्रॉपर हत्या करवा दी। किसकी हत्या करवा दी, जलालुद्दीन खिलजी की। तो जलालुद्दीन खिलजी 20 जुलाई 1296 ईस्वी में प्रॉपर जब मर जाता है, तो जलालुद्दीन का अंत वहीं से हो जाता है। अब उसके बारे में कुछ और बातें भी लिखी जाती हैं। डॉक्टर एस लाल थे, एक इतिहासकार हैं, वो लिखते क्या हैं कि जलालुद्दीन इतना अयोग्य शासक था कि पूरी दिल्ली सल्तनत में राज मुकुट के लिए शायद ही कोई व्यक्ति इतना अनुपयुक्त रहा होगा जितना कि खिलजी वंश के संस्थापक खुद जलालुद्दीन खिलजी थे। ठीक है, तो अब जलालुद्दीन खिलजी का इतना उदार होना ही उसके लिए उसके पतन का कारण बनता है। इस प्रकार से जलालुद्दीन खिलजी मर जाता है और जलालुद्दीन खिलजी का अंत हो जाता है। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक शासन करेगा। इसके बारे में हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यह पूरा जलालुद्दीन खिलजी न कुछ साहित्य में विशेष कर पाता है, बस एक घटना और घटती है। घटना क्या है, वो तो तारीख फिरोज शाही बर्नी के द्वारा लिखा ही गया है, तो उसके शासनकाल में उसके विरोध में ही लिखता है। जिस तरह आजकल द हिंदू में जब भी आर्टिकल निकलेगा तो हमेशा सत्ता के विरोध में लिखते हैं वो लोग, तो उसी तरह से बर्नी उस वक्त जो इतिहासकार था, तो वो करता क्या है कि तारीख फिरोज शाही की रचना कर ही रहा था, तो उसमें जलालुद्दीन के खिलाफ ही खूब ढेर सारी बातें लिख देता है। और इस प्रकार से बर्नी ही अपने उसी तारीख फिरोज शाही में लिखता है कि सही सुल्तान फिरोज खिलजी के कटे मस्तक से अभी रक्त टपक ही रहा था कि शाही चंदोबा अलाउद्दीन खिलजी के सिर पर रखा गया और उसे सुल्तान घोषित कर दिया गया। इस प्रकार से 20 जुलाई 1296 ईस्वी को जलालुद्दीन की लीला समाप्त हो जाती है। अब लीला किसकी आएगी, अलाउद्दीन खिलजी की, 1296 से 1316 ईस्वी के बीच में। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।